आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकली पाठशाला में। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो हमारे लेटेस्ट अपडेट आए वो सबसे पहले आपको पहुंचे और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन रहेगा और वो सारे उसके वर्किंग्स के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विथ ईजी कंसेप्ट, बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ। वैसे लोग जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, समझदारी या समझने में प्रॉब्लम होता है उसके टेक्निक्स से, उसको हम लोग इजी वे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप अगर देखते हैं तो उससे आपको क्या सीख मिलती है, आप इसको देखने के बाद आप लोग व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बारे में डिफ़ाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री जान सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जान सकते हैं, कितने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद उसके वेरियस फंक्शंस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके क्या क्या काम है उसके बारे में आप जान सकते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला बात ये है कि इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो आप जैसे कि जो लोग ज़रा भी नहीं जानते हैं उनको मैं ये बताऊं कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर का काम इन सेंस ये एक रिटेलर है, रिटेलर का जैसा काम करता है कस्टमर और कंपनी के बीच में। जैसे एक कंपनी और एक कस्टमर है, इस दोनों के बीच में जैसे कस्टमर को सामान चाहिए और कंपनी को ग्राहक चाहिए, तो इसके बीच में जो रिटेलर होता है उसी जैसा ये काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का सेंस है कि कंप्यूटर के पास हार्डवेयर्स हैं और हार्डवेयर के पास हम हैं, तो हम लोग के बीच में जो काम करना चाहेगा, काम करने वाला है वही ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये जो है वो इंटरफेस का काम करता है हम लोग यानी कि यूज़र के साथ और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। यहाँ पे जैसे आपको ये लिखा हुआ है डेफिनेशन, ये कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन एज इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनेज वेरियस रिसोर्स मतलब जो भी हार्डवेयर्स हैं एंड ऑपरेशंस जो वो काम है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के। इट इज़ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। इसका मेन फंक्शन है सीपीयू को ऑपरेट करना, कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, एप्लीकेशन को और उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करना, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, स्टोरेज को भी कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी भी हमें देता है। यही इसका मेन पर्पस है, फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम से आपको देख करके क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हम हैं और कहाँ पे हार्डवेयर है। ये देखिए जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे हम लोग हैं। कंप्यूटर गेम यूज़ करने वाले हम हैं यानी कि एक यूज़र है, स्प्रेडशीट यूज़ करने वाले हम हैं, वर्ड प्रोसेसर यूज़ करने वाले हम हैं यानी कि यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 और यूज़र 5। ये सारे यूज़र को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो कि हम दोनों के बीच में यहाँ पे हार्डवेयर है। यानी कि हार्डवेयर में हम लोग सीपीयू को यूज़ करते हैं, चाहे फिर प्रिंटर को यूज़ करते हैं, डिस्क मतलब स्टोरेज स्पेस का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, जो भी हार्डवेयर्स लगे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ उसको हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन चलाता है? यूज़र। इट मीन्स हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो इंटरेक्शन एस्टेब्लिश करता है दैट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? ये हिस्ट्री है, एवोल्यूशन आप इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहला 1950 में जब हम लोग बात कर रहे थे तो उस समय हम लोग के पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, अर्ली सिस्टम था, पहले ज़माना का था। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में हम लोग के पास आया था बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग पंच कार्ड से इनपुट वगैरह दिया करते थे। उसके बाद मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम, यहाँ पे बैच सिस्टम ही थे सेकेंड जनरेशन में, थर्ड कह सकते हैं इसको, 1973 कह सकते हैं। तो थर्ड जनरेशन में ये भी बैच फाइल ही था लेकिन मल्टी प्रोग्रामर था, यानी कि एक बार में एक से ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामर वहाँ पे यूज़ किए जा रहे थे, यानी कि मल्टी प्रोग्राम
एक से ज़्यादा टास्क हम लोग वहाँ पे काम करने लगे थे। 1970 में ही और डेवलप हुआ था, उसी में टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम डेवलप हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय बने थे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने के लिए, क्योंकि हमारा 1970 में क्या आ गया था, हम लोग के पास VLSI मॉडल आ चुका था। थर्ड जनरेशन हम लोग यूज़ कर रहे थे। थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में आप लोग याद करिए। कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन, जो जनरेशन नहीं पढ़े हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। जो चैनल के बारे में नहीं पढ़े होंगे, सॉरी जनरेशन के बारे में नहीं पढ़े होंगे, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में जो नहीं जान रहे होंगे, वो मेरे चैनल पे जा कर के, मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख कर के पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1980 में हम लोग के पास आ चुका था वो अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वगैरह, उसका हम लोग यूज़ करने लगे थे। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूनिक्स आ चुका था उस समय। उसके बाद हम लोग के पास मल्टी प्रोसेसर का सिस्टम आ चुका था, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1980 में थे, मतलब एक सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर काम करने वाले थे, उस टाइप के भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे। देन आफ्टर हम लोग के पास नेटवर्क मतलब बहुत सारे नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि सर्वर जैसा कुछ काम करने वाला भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अब इसको बोल सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग के पास वेब बेस्ड सिस्टम भी आ चुका था 1990 में। हम लोग यहाँ पे सिस्टम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कब कब डेवलप हुए थे उसके बारे में। 1990 में हम लोग के पास आ गया था वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, 1980 में नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आप लोग आगे कैरी कर सकते हैं ऐसे ही सिमिलरली। हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब बात करते हैं तो हमारे पास ये दिए गए डायग्राम के अनुसार से 3, 3, 6, 2, 8 तरीके के हम लोग डिस्क्राइब किए हैं, कैटेगराइज किए हैं बेसिकली। तो सबसे पहला हमारा सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा भी उधर दिखा रहे थे, बता रहे थे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ चुका था हम लोग के पास। रियल टाइम दैट इज़ टाइम शेयरिंग, सेम एज टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज़ नेटवर्क एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको इन दोनों को मिला करके आप एक को सर्वर बोल सकते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ। बहुत सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आए, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ हमारा एंड्रॉयड और मैक, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग बात करने वाले हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डायरेक्टली हम लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं कंप्यूटर से। इसमें हम लोग जो भी इनपुट्स वगैरह देते हैं वो पंच कार्ड से देते हैं, और हमारा कंप्यूटर जो है आउटपुट भी देता है वो पंच कार्ड में। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। अगर नोट्स बनाने होंगे तो आप लोग, ये प्रॉपर डेफिनेशन है और बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। यू कैन राइट इन योर नोट्स बुक एज वेल एज यू कैन यूज़ दिस definition to your assignments. This is capable for all learner as well as experienced person, सभी के लिए डेफिनेशन बराबर होगा। देन आफ्टर हम लोग टाइम मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनेबल करता है पीपल्स लोग को अपने अपने टर्मिनल से यूज़ करने के लिए सिंगल कंप्यूटर्स विद द सेम टाइम, अलग अलग लोकेशन से एक ही सिस्टम को सेम टाइम में यूज़ करने के लिए। जैसा कि हम लोग का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप कर सकते हैं किसी फ़्लाइट वगैरह जो बुकिंग वगैरह होता है उस टाइप का, वो भी जो रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करता है। या फिर आप मल्टीटास्किंग इसको बोल सकते हैं, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग। मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल टास्क करने वाला, टाइम शेयरिंग टाइम स्लॉट के बीच में बांट करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अभी बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो मिलिट्री लोग हैं, एयरवेज में हैं, जो भी हैं,
वो सारे लोग जो हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे कि रॉकेट्स वगैरह जो साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जाके करंट लोकेशन हम लोग ट्रेस करते रहते हैं कि अभी कहाँ पहुँचा, कि उसका क्या स्टेट है। चाहे आप मेडिकल लाइन में उसको यूज़ कर सकते हैं कि अभी हमारा जो टेस्टिंग चल रहा है उसका क्या स्टेट है। वो सारे रियल टाइम जो आपको डेटा वो देता रहेगा कि अभी क्या हो रहा है, आगे अभी क्या हो रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ सेकेंड्स में जैसा जैसा उसमें रिफ्लेक्शन आएगा उसके अनुसार से वो आपको आउटपुट देता रहेगा, बताता रहेगा कि आखिर ये आने वाला है, ये आ रहा है। उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो बटे हुए रहते हैं नेटवर्क के फॉर्म में, एक यहाँ तो एक 0.5 किलोमीटर के दूर पे, 5 किलोमीटर के दूर पे, और सारे लोग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मैनी प्रोसेसर लोकेटेड इन डिफरेंट मशीन्स टू प्रोवाइड वेरीफाइज कंप्यूटेशन टू इट्स यूजर। देखिए अब कहने का अभिप्राय ये है, ये सारे वैसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोसेसर यूज़ होते हैं। प्रोसेसर मतलब सीपीयू यूज होते हैं और सारे अलग अलग लोकेशन के होते हैं, लेकिन सारे का काम जो है वो मिल करके 5 सीपीयू का एनर्जी एक कंप्यूटर में अगर लगेगा तो समझिए कि आप 5 गुना स्पीड काम होगा, तो वो जो कंप्यूटेशन हो काफ़ी फास्ट होगा। उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम जो 5 सीपीयू कंट्रोल करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आफ्टर हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर्वर जैसा रन करता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोल सकते हैं। और ये लोग जो हैं वो नेटवर्क फंक्शनिंग जो है किसी भी ग्रुप का, किसी भी नेटवर्क, जैसे हम लोग ये बात करते हैं मेरा एक ग्रुप जैसे है, मेरे पास 10 ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है, तो हम लोग 10 का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको मैं एक सर्वर बनाऊंगा, सर्वर जो काम करेगा सर्वर जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 10 का मॉनिटरिंग करता रहेगा कि आखिर 10 टर्मिनल जो मेरा चल रहे हैं उस पर क्या क्या वर्किंग हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करता है। उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आफ्टर हमारे पास है सबसे ज़्यादा 21वीं सदी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे लेकिन मेनली फोकस हो पाए एंड्रॉयड ही और iOS मतलब मैक यानी कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली वही जो है वो अभी तक फेमस है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आए थे ब्लैकबेरी भी, वेब, वॉचओएस भी आए थे, और यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया था, लेकिन वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर करते हैं उधर के ही ऑपरेटिंग सिस्टम में, बस इसका मोबाइल वर्जन में आया था तो उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं ब्लैकबेरी, वेब, वॉचओएस, एंड्रॉयड एंड iOS, यही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कंसीडर किए गए थे, जिसको हम लोग टैबलेट में यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉच में यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी वियरलेस ग्लासेस या डिवाइसेस जो हैं, वॉच हो गया आपका, या फिर अभी ये जो हैं अब जो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल, अब टीवी में भी अब आ चुका है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे जो हैं वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे डेवलप किए गए, सिस्टम में इंसर्ट करके इंस्टॉल करके उसको उस टाइप के बनाए गए हैं। उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक जो है इसका जो है वो वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शंस हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, क्या क्या करता है, आखिर वो क्यों यूज होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके पास बहुत सारे लाइबिलिटीज़ होते हैं। कुछ लाइबिलिटीज़ यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, और उसके बाद सबसे लास्ट जो है वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी भी ज़रूरी होता है आदमी को, इसलिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी करता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, ये आप ग्राफ देख रहे हैं, ये कुछ टास्क हैं जो कि फंक्शंस जो हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्न करता है, काम करता है, कंप्लीट करता है। तो हम लोग बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में। तो ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट काम क्या करता है कि किसी भी प्रोसेस को न्यू से लेकर के, यानी न्यू कहने का मतलब क्रिएशन से लेकर के उसके टर्मिनेशन तक उसको हैंडल करता है। यानी कि उसको जिस समय हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर से तो उस समय वो क्रिएट होते रहता है इनपुट, और जब तक आउटपुट नहीं आता है तब तक वो सारा का मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस के मैनेजमेंट करता है। हो सके उसमें इंटरप्शन आए तो उसको रिजॉल्व करता है, फिर से उसको देता है, इस टाइप का सारा काम प्रोसेस मैनेजमेंट में करता है। मेरा जो
सभी का फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो 5 फंक्शन है उसका मैं अलग अलग से एक वीडियोज़ में बनाऊंगा, जिसमें सारा स्टेट्स में बताऊंगा कि प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या सारा स्टेट आता है, क्या क्या काम होता है। ये हमारे जो वीडियो है उस पर हम लोग ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे आगे। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास रैम है, सेकेंडरी मेमोरीज जो हैं, जो हार्ड डिस्क हैं, ये सारे के स्टोरेज स्पेस को हम लोग मैनेज करते हैं। इट मैनेज द मेमोरी रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी रिसोर्सेज जो हैं, मेमोरी के जो भी साधन हैं, उसको ये मैनेज करता है। दैट्स वाई इसका नाम है मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में जितना भी हम लोग काम करते हैं, कोई भी फाइल का क्रिएशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, डिलीशन हो गया, अपडेशन हो गया, ये सारे काम जो हैं एक फ़ाइल में, यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट लाइन में आपको लिख रहा होगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस यू टू क्रिएट, मॉडिफाई, सेव और डिलीट फाइल नेम कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में ये सारे चीज़ जो है हम लोग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में अलाउ करता है कि आप ये सारे चीज़ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इट्स मैनेज द फाइल एंड डायरेक्टरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के फाइल और डायरेक्टरीज को भी ये मैनेज करता है, और ये फाइल को मैनेज करता है इट्स वे। बस इसी कारण से इसको हम लोग, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट, क्योंकि वो फाइल को मैनेज करता है। देन आफ्टर हमारा चौथा है, जिसका हम लोग नाम बोलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। बहुत सारे डिवाइस जो है उसके अंदर में लगे हुए रहते हैं, वो सीपीयू के पार्ट्स होते हैं, तो वो तो प्रोसेस करेंगे ही, अपना काम करेंगे ही, लेकिन उसके बाद जो हमारा एक्सटर्नली हम लोग लगाए हुए रहते हैं, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हम लोग अटैच करते हैं अपने सिस्टम के साथ, वो सारे इनपुट्स और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने का जो काम है, वो सारा काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्योंकि वो बाहर का जो भी हार्डवेयर है वो हार्डवेयर को मैनेज करेगा, तभी तो हम यूज़र्स जो हैं, हम लोग जैसा यूज़र, वो इंटरेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ। देन आफ्टर सबसे लास्ट चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और सबसे ज़रूरी चीज़ है, डेट इज़ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ही जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मैनेज करता है, ऑथेंटिकेट करता है किसी भी चीज़ को, किसी के भी इंफॉर्मेशन को सही ठहराता है, ऑथराइजेशन देता है। क्रिप्टोग्राफी यहीं पे यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी में ही हम लोग इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं मैसेज का। एक मैसेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करते हैं और उसके बाद सेंड करते हैं। देन आफ्टर किसी और के पास वो दूसरे फॉर्म में जाता है, फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके वो आगे का काम करता है। इतना हम लोगों ने आज तक इस वीडियो में कवर किया। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? हम लोगों ने कवर किया इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर उसका हिस्ट्री, देन आफ्टर उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस। उसके बाद भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है, क्वेश्चंस अगर हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। जय श्री राम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।